हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम आपके लिए 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 लाए हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है दोस्तों इसका अशोक। सांची का स्तूप बौद्ध आस्था का एक केंद्र बिंदु रहा है और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों सांची का स्तूप, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रण प्रेस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों देवास, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। जिन लोगों को सवाल समझ में नहीं आया हो उनको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों देवास, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। सही जवाब है दोस्तों इसका भोपाल। मध्य प्रदेश के देवास जिले में यह मुद्रणालय स्थित है और ये मालवा क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो महिला वनडे क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी बन गई, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआई खेले हैं। ऑप्शन है दोस्तों मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर। सही जवाब है दोस्तों इसका मिताली राज। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को हुआ था और यह 2004 से 2023 तक भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान रही। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई पूछे तो लगभग 20 साल लंबा करियर था और 3 दिसंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था। ये है मिताली राज जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की उस चिकन किस्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन है दोस्तों कड़कनाथ, बुसरा, गिरिराज, वनराज। सही जवाब है दोस्तों इसका कड़कनाथ। कड़कनाथ को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला और ये स्पेसिफिकली एमपी से बिलोंग करता है और जीआई टैग उसी जगह को दिया जाता है, उसी लोकेशन पे कोई चीज़ होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जीआई टैग ना एक प्रकार से उस जगह की पहचान होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिस वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? ऑप्शन है दोस्तों एडमिरल देवेंद्र सिंह जोशी, एडमिरल रॉबिन के धवन, एडमिरल आर हरि कुमार या एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा। सही जवाब है दोस्तों इसका एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार 25वें नौसेना प्रमुख हैं। 25वें अगर पूछें तो आप याद रखिएगा 25वें नौसेना प्रमुख हैं। उन्होंने करमवीर सिंह से पदभार लिया। इसके पहले अगर पूछें 24वां कौन था तो करमवीर सिंह थे और 30 नवंबर 2021 को वो सेवानिवृत्त हुए। बढ़ते हैं दोस्तों, ये है एडमिरल आर हरि कुमार जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभारी है? ऑप्शन है मुख्तार अब्बास नकवी, अल्फांसो कन्नथम, एमजे अकबर या जुएल ओरानो। सही जवाब है दोस्तों इसका मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी वास्तव में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। वो मई 2019 से इस पद पे हैं। ये बीजेपी से आते हैं और ये अलग अलग भूमिकाओं में पहले भी शामिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये हैं अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2018 में निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं है? ऑप्शन है शमशाद बेगम, भज्जू श्याम, मालती जोशी, बाबा योगेंद्र। तो सही जवाब इसका है दोस्तों शमशाद बेगम। शमशाद बेगम 14 अप्रैल 1919 से 23 अप्रैल 2013 तक एक भारतीय गायक थे। ये हिंदी फिल्म में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम करते थे। इन्होंने हिंदुस्तानी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी में 6000 से अधिक गाने गाए और 1250 फिल्मी गाने गाए थे।
नौशाद अली और ओपी नैयर के साथ इन्होंने काम किया और 1940 से दशक से लेकर 1970 तक के दशक की शुरुआत तक बहुत ही लोकप्रिय गाने रहे और रिमिक्स होते रहे इनके गाने। ये थी शमशाद बेगम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश में किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटिंग, आभूषणों की डिज़ाइन छापना, ऑफसेट छपाई या कपड़ा छपाई। सही जवाब है दोस्तों इसका कपड़ा छपाई। बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों वाला एक पारंपरिक हेड ब्लॉक प्रिंट है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में, दोस्तों ध्यान रखना, धार जिले में प्रचलित है और बाघ नदी के तट पर स्थित गांव बाघ से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अभी देख सकते हैं ये बाघ प्रिंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैमिनी रॉय एक प्रसिद्ध कौन थे? पॉलिटिशियन, डांसर, वैज्ञानिक या चित्रकार? सही जवाब है दोस्तों इसका चित्रकार। जैमिनी रॉय एक भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने 1954 में पद्म भूषण के राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह अबिंद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे जिनकी कलात्मक मौलिकता और भारत के कलाओं में उद्भव में योगदान दिया था। इन्होंने निखारा था भारत की कलात्मक और मौलिकता को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस जगह पर स्थित है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन से श्रीहरिकोटा, त्रिवंतपुरम, हसन या चांदीपुरम। सही जवाब है दोस्तों इसका त्रिवंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है भारत का जो केरल के त्रिवंतपुरम में स्थित है। ये है, आप देख सकते हैं, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की तस्वीर है। बढ़ते हैं दोस्तों, मादलपंजी किसका वृत्तांत है? ऑप्शन दोस्तों दक्षिणेश्वर मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मल्लालपुरम का मंदिर या खजुराहो का मंदिर। सही जवाब है दोस्तों इसका जगन्नाथ मंदिर। मंदालपंजी भारत के पूर्व ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का एक ऐतिहासिक हिस्सा है। इसमें भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ओडिशा की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। ये 12वीं शताब्दी का है। ये है जगन्नाथ मंदिर, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्धू उपन्यास सोनार केला जैसलमेर किले पर आधारित है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों सत्यजीत रे, सुनील गंगोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उपेंद्र किशोर रे चौधरी। सही जवाब है दोस्तों इसका सत्यजीत रे। सोनार किला, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है, 1971 में बंगाली लेखक और फिल्मकार सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया एक रहस्यमय उपन्यास है। बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों सत्यजीत रे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष में नामित किया गया था? ऑप्शन दोस्तों 1992, 1998, 2007 या 2011। सही जवाब है दोस्तों 2007 में। लाल किले को, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, पुरानी दिल्ली में है और ये मुगलों ने बनवाया था। इसे 17वीं शताब्दी में मध्य में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था, यानी यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2007 में माना था। लाल किला तो वैसे भी बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त का और 26 जनवरी का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित में से किस दशक में हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक के अंत में या 1980 के दशक के अंत में। तो सही जवाब है दोस्तों इसका 1960 के दशक के अंत में। 1960 के दशक के अंत में हुई थी यह
उच्च उपज वाली फसल किस्मों की शुरुआत और आधुनिक कृषि तकनीकों के अनुप्रयोग के कारण और भारत में खाद्य उत्पादन की वृद्धि। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए आया था कि हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, फूड में, वो बढ़ सके। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इंडियन हिस्ट्री का, जिसने हमारे एग्रीकल्चर को हमारी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी बना के रख दिया। भारत में हुआ सबसे विनाशकारी अकाल बंगाल का अकाल था। यह अकाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है 1943, 1945, 1949 या 1951। सही जवाब है दोस्तों उसका 1943। 1943 में बंगाल में अकाल आया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसकी वजह से आया था। और ये इसने इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब इतिहास का सबसे जो खराब काल था वो था ये बंगाल का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय अन्ना योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लागू है? निर्धन के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, प्राथमिकता वाले घरों के लिए या निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए? सही जवाब है दोस्तों पुअरेस्ट ऑफ पुअर। ये जो योजना है, इस योजना के जो मुख्य लक्ष्य है वो जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, या बीमार हैं, या जो विधवा हैं, या विकलांग व्यक्ति हैं, या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, या एकल महिला या एकल पुरुष है जिनके पास कोई पारिवारिक या सामाजिक समर्थन का निर्वाह सुनिश्चित साधन नहीं है। ये जो योजना है ये उन लोगों पे लागू होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूज और एडवांटेज जैसे शब्द, इन शब्दों का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या आइस हॉकी। सही जवाब है दोस्तों इसका टेनिस। ड्यूज और एडवांटेज दो टेनिस के शब्द हैं जिनका उपयोग उस खेल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहां दोनों खिलाड़ियों के पास बराबर अंक होते हैं। 40-40 का स्कोर होता है टेनिस में, 40-40 का स्कोर चलता है, 15, 30, 40 ऐसे चलते हैं जब भी आप कोई पॉइंट जीतते हैं। जब दोनों एक तरफ के खिलाड़ियों के 40-40 पॉइंट हो जाते हैं तो उसे ड्यूज कहते हैं। और इसमें जो लगातार 2 पॉइंट मारता है वो उस गेम को जीत जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये 15, फिर 30, फिर 40 ऐसे ये पॉइंट्स बढ़ते हैं उनके। और जो 40 के बाद जो अगला पॉइंट मारता है, अगर दोनों के 40 और 40 है तो जो लगातार 2 पॉइंट मारेगा उसको वो गेम मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी टेनिस का ही क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा या ब्रुसेल्स। सही जवाब है दोस्तों इसका लंदन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी जिसको हम ITF भी कहते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, का जो मुख्यालय है वो लंदन UK में स्थित है। ये दुनिया भर के जितने भी टेनिस के इवेंट्स हैं उसके लिए ये इकलौती बॉडी है जो इन सबको करवाती है। और ये सारी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उसके नियम और कानून भी निर्धारित करती है। ये एक प्रकार की हेडक्वार्टर की फ़ोटो है और बाहर आप देख सकते हैं कि टेनिस के जो है वो प्रैक्टिस के कोर्ट्स बने हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों पानी, वन, कोयला या मिट्टी। सही जवाब है दोस्तों इसका कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों साल पहले जीवित और मर चुके पौधों के अवशेषों से बना है। ये ध्यान रखना दोस्तों, लाखों साल पहले मर चुके पौधे और उनके अवशेषों से बना है। कोयले को बनाने में काफ़ी समय लगता है और एक बार इसे निकाला और जला दिया जाता है तो इसे मानव समय सीमा के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए कोयले को एक गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्रोत में विश्व में जल की सर्वाधिक मात्रा है? ऑप्शन है दोस्तों ग्राउंड वाटर यानी जमीन का जल,
मीठे पानी की झीलें, बर्फ़ की टोपियाँ या वायुमंडल। सही जवाब है दोस्तों इसमें आइस कैप्स यानी बर्फ़ की टोपियाँ। आइस कैप्स जिसे अंटार्कटिका और अर्कटाक्टिका क्षेत्र के ध्रुवीय बर्फ़ की टोपियाँ शामिल हैं। बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर पानी की सबसे बड़ी मात्रा रहती है। उन बर्फ़ की चोटियों में ग्रह के मीठे पानी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिसे हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बर्फ़ पिघल रही है, तो ये वही बर्फ़ है जिसके बारे में यहाँ पर, क्योंकि वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो पानी जब पिघलेगा तो वो समुद्र के पानी में आके मिलेगा, जिससे समुद्र का पानी जो है वो ऊपर आएगा और जो छोटे छोटे देश हैं जो ज़मीनी स्तर से नीचे हैं, जैसे मालदीव हो गया, इन लोगों के डूबने की जो चांसेस है ये बढ़ जाएंगे। अगर ये सारा पानी पिघल गया तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपको मालदीव नाम का जो देश है वो दिखे ही नहीं, वो समुद्र के अंदर चले जाए। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1658, 1673, 1707 या 1719। सही जवाब है दोस्तों इसका 1707। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का शासन किया और 3 मार्च 1707 को भिंगार अहमदनगर भारत में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ है पूछे तो बोलना अहमदनगर में हुई और लगभग 50 साल तक इन्होंने शासन किया था। ये है औरंगजेब। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वह नीति जिसे विलय नीति के रूप में जाने लगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटपेटिक। सही जवाब है दोस्तों इसका लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारतीय इतिहास में चूक का सिद्धांत हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी के प्रश्नों से निपटने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो अगर आपको याद ना हो या याद ना रहे तो कभी सवाल पूछें तो याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास में वाली सबसे लंबी संस्कृत कविता लिखी? क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास वाली सबसे लंबी संस्कृत कविता लिखी? ऑप्शन है दोस्तों कल्हण, या सरहिंदी, जयदेव या फिर चांद बरदाई। सही जवाब है दोस्तों इसका कल्हण। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी। ये एक संग्रह था जिसमें संस्कृत के जितने राज्य मतलब जो भी राजा रहे कश्मीर के उन सब के बारे में वर्णन था और ये जो कविता थी ये संस्कृत भाषा में थी और इसमें उन्होंने उनकी आलोचनाएं भी की और अनेक लेखों के विपरीत जो खुद को प्रशंसा तक सीमित रखते थे। मतलब इन्होंने इस रचना में जो राजाओं ने अगर कुछ गलती की है, जो गलत डिसीजन लिए हैं उसके बारे में भी बताया और जो सही किया है वो भी बताया, बजाय इसके कि जैसे कुछ राजाओं के राजकवि होते हैं वो राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही लिखते हैं ताकि वो राजा के करीब रह सके, पर ये ऐसे नहीं थे। इन्होंने अच्छा था तो अच्छा लिखा, बुरा था तो बुरा लिखा। दोस्तों ये थे। आगे बढ़ते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों आजकल बुक्स के और ऑथर्स के भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल इस सवाल का ध्यान रखें। ऑप्शन है दोस्तों चार्लेट ब्रेंटेब्रो, जेन ऑस्टेन, लुइस मे अल्कॉट या वर्जीनिया वुल्फ। सही जवाब है इसका दोस्तों जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन। प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास की लेखिका जेन ऑस्टिन है। यह पुस्तक पहली बार 1813 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इसको। 1813 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह अंग्रेजी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप में पढ़ी जाने वाली कृतियों में से एक बन गई। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। दोस्तों याद रखना ये क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है जो 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के में प्रेम विवाह, सामाजिक वर्ग और मानवीय रिश्तों के विषय की पड़ताल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है द गोल्डन गेट उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय,
या शांतम? सही जवाब है दोस्तों इसका विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। गोल्डन गेट ने 1998 में अंग्रेजों के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ध्यान रखना दोस्तों, गोल्डन गेट ने 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हैं हमारे विक्रम सेठ जी। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। हम फिर आएंगे कल आपके लिए पार्ट 3 लेकर। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।